वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वह है जी डी डॉलराइजेशन या डॉलर का जो टूटना है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। द शिफ्ट टूवर्ड्स अल्टरनेटिव करेंसीज एंड डी डॉलराइजेशन के जो शिफ्ट हो रहा है एक दूसरी करेंसीज के ऊपर, जैसे युआन या दूसरी करेंसीज रीजनल हैं उनके ऊपर, और इसका जो असर होगा डॉलराइजेशन के ऊपर क्या होगा या डी डॉलराइजेशन जो है वो क्या है। तो इस ओवरऑल जो है वो सारे के सारे टॉपिक को सम अप करेंगे, देखेंगे कि जो युआन है जो इसको टक्कर दे रही है इस टाइम पे एक्चुअली में वो कैसे जो है वो इमर्ज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। केस स्टडीज को साथ में हम डिस्कस करेंगे। अर्जेंटीना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इसी तरह से जेपी मॉर्गन की जो एक रिपोर्ट है उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि भाई करेंसी कैसे जो है वो नीचे जाती है या कैसे कोई करेंसी जो है वो ऊपर आती है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है उनको देखेंगे कि भाई वो क्या कहते हैं और पॉसिबल इम्प्लीकेशंस जो हैं दुनिया के ऊपर, इसके असरात जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्या हो सकते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और डी डॉलराइजेशन देखते हैं। एक्चुअली में डी डॉलराइजेशन आप कह लें या आप ये कह लें कि भाई ये चाइना और जो अमेरिका है उसका एक किस्म का मुकाबला है अब दुनिया के अंदर। तो देखते हैं कि वो कैसे जो है इसको आगे लेके चल रहे हैं इस राइवलरी को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई रीसेंट एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो रीसेंट एग्जांपल्स में हमें कंट्रीज कुछ मिलते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया किसको जी, डॉलर से हटके किसी दूसरी करेंसी को उसके अंदर ट्रेड की। उसमें हमें सबसे मेजर जो मिलता है पाकिस्तान है और दूसरा अर्जेंटीना की एग्जांपल दी जा रही है कि भाई पाकिस्तान ने भी जो रिसेंट ट्रेड की है वो युआन के अंदर की है, और रशियन क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान ने जो परचेज किया है लास्ट मंथ, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हैं, तो वो पाकिस्तान ने उसकी पेमेंट जो है वो कैसे की, युआन के अंदर या चाइनीज करेंसी के अंदर जो है उसकी पेमेंट की पाकिस्तान ने, जो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 40 रुपए पे खड़ी है युआन की अगर चाइनीज करेंसी की बात करें। जबकि डॉलर की बात करें तो वो तकरीबन 280-85 जो है या 290 में भी जो है वो मौजूद है इस टाइम पे। इसी तरह से अर्जेंटीना जो है उसने भी कुछ जो सेटलमेंट्स की हैं चाइना के साथ जो ट्रेड हो रही है, क्योंकि चाइना खुद इस टाइम पे बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है किसी भी मुल्क का, तो उसने भी जो है वो युआन के अंदर की है क्योंकि वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस हैं उसको महसूस कर रहा है। तो सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी जो है वो इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और अर्जेंटीना ने जो है फर्स्ट एक शुरुआत कर दी आप कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन की, और बाकी जो रीजनल करेंसीज हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रेड हो रही है। अगर हम ग्रोइंग ट्रेंड्स देखें डाइवर्सिफिकेशन के कि भाई किस तरह से जो है वो डाइवर्सिफाई हो रही हैं चीज़ें, और चीज़ें जो हैं वो अब जैसे कि सिर्फ पहले एक ऑप्शन था डॉलर का था, अब अल्टीमेटली जब डॉलर का ऑप्शन है तो उसके साथ अब युआन का आ गया। युआन का अगर आ रहा है तो अब ब्रिक्स की बात की जा रही है कि भाई ये जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं ये अपनी कोई करेंसी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या जो बार्टर ट्रेड पाकिस्तान कर रहा है, तो बार्टर ट्रेड का मतलब भी ये है कि ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास कि आप ऐसा नहीं है कि डॉलर नहीं है तो आप जो है वो ट्रेड कर ही नहीं सकते, बल्कि आप बार्टर ट्रेड की तरफ आ सकते हैं। उस पर भी ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो अब यूएस डॉलर जो है यानी कि अगर आप उससे जान छुड़ा सकते हैं तो मुल्क उससे जान छुड़ा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें उसकी डेवलपमेंट्स की, तो डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो हेजेमोनिक स्टेटस के अंदर वो बहुत तेजी से जो है चेंज हो रही हैं यूएस डॉलर की, क्योंकि देखिए अब यूएस की हेजेमनी अगर हम देख रहे हैं तो डॉलर की 1944 के बाद से या आप कह लें 1971 के बाद से बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है ये डॉलर का जो रूल चला आ रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक हेजेमनी क्रिएट की हुई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा आगे मजीद देखते हैं कि डॉलर की जो डोमिनेंस एक्चुअली में वो स्टार्ट कैसे हुई, इसका आगाज जो है वो कैसे हुआ, कैसे डॉलर ने जो है इंटरनेशनल करेंसी का रूप धारा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। तो ये हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से, ठीक है। अब इसके ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से जो ब्रिटन वुड्स कमीशन है या जिसके थ्रू IMF बना था या वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी गई थी, इसके ऊपर ऑलरेडी IR सीरीज के अंदर जो है मैं लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं IMF या वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो वो आप वहां से डिटेल से देख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा यहां पे समराइज करूं तो 44 नेशंस जो थी वो मिली थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान या वर्ल्ड वॉर सेकंड के इख्तिताम पे, ठीक है। और उन्होंने अब दुनिया के लिए जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी थी, और ये अमेरिका के अंदर ब्रिटेन वुड्स में मिली थी न्यू हैम्पशायर के अंदर, और जुलाई 1944 को मिली थी। लेकिन ये मिली तब थी जबकि एक फ्रेमवर्क बन चुका था, तो 2 साल पहले से एक फ्रेमवर्क बन रहा था कि भाई अब ये जो 2 बड़े बड़े जो इश्यूज आए हैं, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 आया था इशू, ठीक है, और दूसरा जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s का, कि जिसमें दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासिर हुई। तो अब ऐसे दुनिया में बार बार ना हो, तो दूसरा एक इंटरनेशनल ट्रेड अगर हमने करनी है तो एक बंदा अपनी करेंसी दे रहा है दूसरा अपनी, तो ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जैसे अगर हम रुपए की बात करें तो वो बाहर की दुनिया क्यों मानेगी।
ऐसा ही है। तो फिर कोई ऐसी करेंसी जिसके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड हो सके और एक ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी कि भाई वो चेक एंड बैलेंस भी रख सके उस करेंसी का, कि आप अपनी मर्जी से जो है उसका रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपनी करेंसी का। क्या पाकिस्तान कहे कि नहीं भाई हमारे 100 रुपए जो हैं वो डॉलर के बराबर हैं, वो $1 के बराबर हैं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि 298 है, कभी 250 हो जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो इसका मतलब वो सारे का सारा जो है वो एक पैटर्न के तहत, एक सेट पैटर्न के तहत है, मॉनिटरी पॉलिसी के तहत है। तो इसीलिए 2 साल इसके ऊपर वर्किंग होती रही और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इसकी जो है मीटिंग्स होती रही हैं। और फिर जो है जुलाई 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स के अंदर 44 नेशंस जो हैं इस बात पे एग्री हुई कि अब हमें एक नया फ्रेमवर्क जो है वो ट्रेड को या मईशत को या तिजारत को देना चाहिए और उसके लिए हमें मॉनिटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए और एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिसकी चेक एंड बैलेंस रख सके। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF का जो है वहां पे आगाज किया गया कि भाई हमने जो है इनकी बुनियाद रखनी है ताकि इन चीजों को मैनेज कर सके। और उसके बाद फिर इसी ब्रिटेन वुड्स के ऊपर जो है मॉनिटरी सिस्टम मैनेजमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, एस्टेब्लिश हुआ और इसके कुछ रूल्स जो है कमर्शियल और बिजनेस या फाइनेंशियल रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। फिर उसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उनके लिए मार्शल प्लान आया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने मिलकर जो है वो फिर क्या किया जी, इन्होंने एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। आप कह लें कि इन्होंने डॉलर के अंदर मुआहिदा कर दिया कि भाई हमारी जो ट्रेड है, म्यूचुअल ट्रेड इन बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनकी डॉलर के अंदर होगी और उसका चेक एंड बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत या वर्ल्ड बैंक जो है वो रखेगा कि हम अपनी मर्जी से उसकी करेंसी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो ये 1971 तक जो है इसी तरह से चलता रहा, लेकिन 1971 के बाद फिर स्टैंडर्ड चेंज हुए। तो उसके बाद फिर जो है पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड चेंज करके फिर डॉलर पे आया, लेकिन फिर डॉलर के पीछे भी ये उस टाइम पे तहत आ कि भाई पीछे ने आपके गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1971 के बाद ये जो गोल्ड की पीछे एक रेस थी वो भी खत्म हो गई, फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया यूएस का, क्योंकि इससे पहले तो बरतानवी पौंड था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ब्रिटिश पौंड जो है उसको रिप्लेस किया गया तो फिर अल्टीमेटली एक पावरफुल करेंसी चाहिए थी जिसके ऊपर ट्रस्ट हो सके। तो अब जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर डॉलर ने खुद ही अपनी डोमिनेंस जो है वो दुनिया के अंदर ले ली इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ युआन इन इंटरनेशनल ट्रेड की, कि भाई जो युआन है, जो चाइनीज करेंसी है, वो कैसे इमर्ज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे डॉलर उस टाइम पे इमर्ज हुआ वो तो एक पूरा एक पैटर्न था, एक सिस्टमाइज पैटर्न, जिसे हम ब्रिटेन वुड्स कह रहे हैं कि वो इतनी आसानी से इस तरह से इमर्ज नहीं हुई। लेकिन अब जो है क्राइसिस जो है आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत से कंट्रीज को, जैसे पाकिस्तान है या अर्जेंटीना है या बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, 80 के करीब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको फोर्स कर रहे हैं इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के वो किसी और करेंसी को चूज करें। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे कंसेंट था, इस टाइम पे एक फोर्स का कंसेंट मौजूद है कि भाई इसको चेंज किया जाए, तो युआन करेंसी इमर्ज हो रही है। अब चाइना और ब्राजील के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, अगर उसमें हम देखते हैं चाइना और ब्राजील, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स कंट्री का हिस्सा है, चाइना भी ब्रिक्स कंट्री का हिस्सा है, तो ये पावरफुल कंट्रीज हैं। तो चाइना और ब्राजील के बीच में जो ट्रेड कंडक्ट होगी वो डोमेस्टिक करेंसीज को बाईपास करके, वो डॉलर को बाईपास करके सॉरी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर होगी और उसमें युआन के अंदर जो है ये ट्रेड करने की बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राजील जैसा पावरफुल कंट्री भी जो है वो सामने आ रहा है और वो अब तय हो रहा है कि भाई उन्होंने क्या करना है, डॉलर से अपनी जान छुड़ानी है साउथ अमेरिका के अंदर। अब चाइना जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो ब्राजील का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा युआन के ऊपर, कि ऐसा नहीं है कि उनकी थोड़ी सी ट्रेड है। जाहिर बात है टॉप 10 इकोनॉमीज में से ब्राजील की एक है, दुनिया की आबादी के लिहाज से आप देख लें तो टॉप 10 के अंदर है ब्राजील या चाइना, दोनों ही। तो अल्टीमेटली ये इसका बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ेगा साउथ अमेरिका के अंदर भी, वहां पे डॉलर को चेंज करने के लिए। तो सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी जो है वो युआन की इस टाइम पे मौजूद है, जिसके अंदर वो अब ट्रेड करेंगे। तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें शिफ्ट हो रही हैं। पाकिस्तान और अर्जेंटीना के बाद यानी ब्राजील की हम बात कर रहे हैं तो इनका रीजनल भी हम देख रहे हैं। चाइना क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट ऑलरेडी युआन के अंदर कर चुका है, जिसमें एलएनजी की जो डील्स उसकी यूएई के साथ हैं उसकी बातचीत तय हो चुकी है कि भाई वो जो है किसके अंदर करेगा, युआन के अंदर करेगा। तो इसका मतलब जो चाइना है वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है अपनी करेंसी की। जैसे आप कह लें पाकिस्तान को उसने फैसिलिटेट किया, अच्छा आप इसी तरह से अगर कह रहे हैं कि जो अर्जेंटीना है उसको उसने फैसिलिटेट किया, इसी तरह यूएई के साथ उसकी जो डील्स लगी हुई हैं उसको उसने फैसिलिटेट किया। तो ये सारी चीजें हम बता रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपेंड कर रहा है, न सिर्फ रीजन के अंदर बल्कि रीजन से बाहर भी जो कंट्रीज हैं उनको भी वो फैसिलिटेट कर रहा है।
आगे अगर बात करें इरोजन ऑफ डॉलर डोमिनेंस की, कि किस तरह से डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है और उसकी इरोजन जो है कैसे हो रही है, तो देखिए हम जैसे कह रहे हैं कि भाई इसकी जो सस्टेनेबिलिटी थी वो तो ये एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो यूएस डॉलर था उसकी सस्टेनेबिलिटी 1971 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई थी, यानी ना कोई करेंसी एकदम से ऊपर जाती है ना एकदम से नीचे आती है। तो 1971 के बाद जब गोल्ड स्टैंडर्ड इसके पीछे से हटाया गया तो अल्टीमेटली ब्रिटन वुड्स सिस्टम जो था वो 1971 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया, उनका जो स्टैंडर्ड था, तो उसके बाद से ये स्टार्ट थी। लेकिन फिर भी इसने इतना टाइम लिया कि आज 2023 आ चुकी है और फिलहाल अभी भी जो है वो दुनिया की 95% ट्रेड जो है आप ये कह सकते हैं कि वो डॉलर के अंदर ही हो रही है। लेकिन उसके बाद से कोलैप्स जो है वो स्टार्ट जरूर हुआ। डिक्रीज इन द शेयर ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड इन डॉलर, के अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि दुनिया इस चैलेंज का सामना कर रही है, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, कि वहां पे उनके जो डॉलर के जो शेयर्स हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान जो है $4 बिलियन पे खड़ा है, इवन इससे भी नीचे आ चुका है, लेकिन एक बताने के लिए कि भाई $4 बिलियन पे खड़ा है। तो इस टाइम पे दुनिया को जज किया जाता है कि उनकी रिजर्व की करेंसी कितनी ज्यादा है। हम कहते हैं भाई अमेरिका की इतनी, बांग्लादेश की इतनी, तो पाकिस्तान $4 बिलियन पे शायद सबसे कम पे खड़ा है। तो दुनिया के बहुत से ममालिक को ये चैलेंज है इस टाइम पे। जैसे अब बांग्लादेश बहुत आगे है, फिर भी उसने आईएमएफ के साथ डील की क्योंकि उसे डॉलर्स चाहिए थे फिर भी अपनी डील्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है दुनिया जो है वो चैलेंज फेस कर रही है कि भाई उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, तो इसलिए फिर डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वक्त खो रहा है कि भाई अब जब नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाए, फिर अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर सोचा जाए ना। तो रैपिड राइज ऑफ चाइनीज युआन डिस्पाइट इन लो परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, कि अभी युआन जो है इस तरह से उसकी जो है मोनोपोली भी नहीं है और ना ही उतनी ज्यादा उसकी परसेंटेज है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी तक कि उसको होल्ड किया हुआ है किसी ने, तो फिर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बुलंद करे। तो उसका मतलब जो चाइना अल्टरनेट आ रहा है इन कंट्रीज के पास जिनके पास अभी डॉलर्स कम हैं या ना होने के बराबर हैं, तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं इसे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस आप कह लें, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है, वो ताकत दे रहा है इस सिस्टम को कि वो डी डॉलराइजेशन करें या डॉलर के सिस्टम से निकलें। रिस्पॉन्स टू यूएस सैंक्शंस एंड चैलेंजेस, अब ये भी इसका एक हिस्सा है। अब देखिए ये भी जो है वो पार्ट प्ले कर रहा है, यानी जो अमेरिकन पाबंदियां हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर लगी हुई हैं, तो वो पाबंदियां भी जो है वो किरदार अदा कर रही हैं डी डॉलराइजेशन के अंदर। जैसे कि यूएस सैंक्शंस प्रोमोटिंग कंट्रीज लाइक चाइना टू रिड्यूस रिलायंस ऑन डॉलर, कि भाई यूएस ने जो यूएस चाइना राइवलरी है उसमें चाइना के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, इसी तरह से रशिया के ऊपर देखिए पाबंदियां लगी हुई हैं, तो बहुत से कंट्रीज के ऊपर पाबंदियां हैं, अफगानिस्तान के ऊपर हैं। तो फिर वो चीजें क्या हो रही हैं कि चाइना जो है प्रमोट कर रहा है अपनी करेंसी को कि भाई पाबंदियां हैं तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जो है ट्रेड ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं ट्रेड करूंगा और अपनी करेंसी के अंदर करूंगा। चाइनाज प्रोएक्टिव स्टेप टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम डॉलर, के चाइना ने क्या किया, बजाय इसके कि वो पाबंदियों के साथ जो है वो लड़ता झगड़ता, उसने क्या किया, उसने एक प्रोएक्टिव स्टेप लेके अपनी करेंसी को सामने रख दिया कि भाई चलो भाई इसमें करते हैं, ठीक है, आप पाबंदी लगा लो अपनी करेंसी के ऊपर, तो हम उसमें नहीं करेंगे, हम इसमें जो है वो ट्रेड कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इससे उसने अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, चाइना ने जो माशी अदम इस्तेहकाम था उसको खत्म करके इस्तेहकाम की तरफ वो बढ़ा है, ठीक है। चाइनाज ग्लोबल इनकाउंटर इन्फ्लुएंस, अब वो क्या कर रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है आहिस्ता आहिस्ता वो पोटेंशियल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है डॉलर के ऊपर और डी डॉलराइजेशन के अंदर, कि वो दुनिया को एक नई करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है चाइना का आहिस्ता आहिस्ता असर जो है दुनिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से डी डॉलराइजेशन हो रही है, ये भी इसका इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये कहें कि भाई चाइना जो है अब वो कोशिश कर रहा है कि मिनिमम एक्सपोजर करे डॉलर का और डॉलर के साथ ट्रेड ना करे, यानी उसकी कोशिश क्या है कि वो कोशिश कर रहा है कि भाई जो डॉलर के साथ ट्रेड करनी है जहां पे हो भी रही है वहां पे भी उनको ऑप्शन दिया जाए। भाई जैसे ब्राजील को ऑप्शन दे दिया कि भाई आपके पास ऑप्शन है या तो आप डॉलर के अंदर करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, आप युआन के अंदर करो। तो ब्राजील ने कहा भाई डॉलर तो पहले ही मेरी अमेरिका से दुश्मनी चल रही है और ऊपर से डॉलर पूरे भी नहीं होते, रेट भी उनका बहुत ज्यादा है, तो सिंपली मैं युआन में कर लेता हूं। अब यही ऑप्शन जो है दुनिया के बहुत से ममालिक के पास है, तो वो जब चाइना उनके साथ ट्रेड करता है, क्योंकि 90% ट्रेड तो चाइना कर रहा है दुनिया के साथ, तो अल्टीमेटली चाइना उन्हें ऑप्शन दे रहा है, तो वो ऑप्शन डॉलर के बजाय डेवलपिंग वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको एक्चुअली में चाइना टारगेट कर रहा है, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ना चाइना के साथ है, एक्चुअली में वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है, और ना ही वो अमेरिका को नाराज कर सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसलिए जो है वो कोशिशें की जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड या साउथ कंट्रीज जो है उनको चाइना अपने साथ शामिल कर रहा है, तो ये डी डॉलराइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं।
अब अगर हम केस स्टडी अर्जेंटीना का लेते हैं, उसको समझते हैं कि भाई अर्जेंटीना जो है तो वो क्यों जो है डॉलराइजेशन की तरफ, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, क्यों जो है डॉलर उसको सूट नहीं कर रहा। तो उसमें देखिए अर्जेंटीना का जो सेंट्रल बैंक है उसके फॉरेन रिजर्व जो है बहुत लो थे 2016 से, और यही हकीकत है पाकिस्तान के साथ भी, और यही हकीकत है बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। मोर देन 50 डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड के इश्यूज। वो क्या इश्यूज हैं कि भाई उनके पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है। अब रिजर्व्स कम हैं, डॉलर देखिए कैसे काम करता है, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स काम बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको जिनको समझ नहीं आई, देखिए डॉलर अब जो जितनी भी हम बाहर की ट्रेड करते हैं, ऐसा ही है, जितने भी बाहर के मालिक के साथ ट्रेड करते हैं तो एक म्यूचुअल करेंसी के अंदर करते हैं, डॉलर के अंदर। तो जब आपके पास जो बाहर आप चीजें भेज रहे हैं, ठीक है, बाहर भेज रहे हैं, वो है एक्सपोर्ट्स। आपके अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब आप डॉलर ज्यादा अर्न कर रहे हो, ठीक है, डॉलर ज्यादा हो रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके पास ज्यादा है, तो आप उसे उसी तरह से फिर लगा भी सकते हो जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हो उनके ऊपर, यानी अपनी इंपोर्ट्स उन्हीं पैसों से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके हालात अच्छे नहीं है, आपके मुल्क में करप्शन है, महंगाई है, या आपके पास नेचुरल सोर्सेज की कमी है, तो अल्टीमेटली आप जो चीजें बाहर भेज रहे हो वो कम होंगी। नतीजे के तौर पर आपके पास जो डॉलर है वो भी कम आएगा, तो आपका जो डॉलर है वो कम होगा और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। नेचुरली इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि मुल्क उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आप ये जो बैलेंस का जो पेमेंट का इशू बनेगा कि आपके पास पैसे कम हैं, चीजें ज्यादा मंगवा रहे हो, तो पैसे कहां से दोगे, यही है। तो फिर ऐसे में जो है फिर ब्राजील ने भी यही काम किया। इसके अलावा ब्राजील में जो ड्रॉट इफेक्ट हुआ, अब ब्राजील का ये मानना है कि जो ये ड्रॉट हो रहा है, खुशहाली जो पैदा हो रही है, जो बारिशें नहीं हो रही, जो क्लाइमेट चेंज है, तो उसकी वजह से क्रॉप्स जो है उनके ऊपर असर पड़ रहा है, ठीक है। जब क्रॉप्स पे असर पड़ रहा है, अल्टीमेटली ब्राजील बहुत बड़े ममालिक में से, एग्रीकल्चर कंट्रीज में से है जो है वो फसलें वगैरह जो है या जो एग्रीकल्चर है उसकी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। तो अब ऐसे में उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल, और यही पाकिस्तान का इशू है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके हमारे पास जो है वो ज़राअत के देने के लिए कुछ नहीं है, और साथ में जो मौसम है, ये क्लाइमेट चेंज है, वो भी अपना असर दिखा रहा है। चाइनाज बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट विद अर्जेंटीना एंड द यूज ऑफ युआन एज एन अल्टरनेट करेंसी, के चाइना ने फिर जो है उसको ऑफर कर दी युआन के, उसने युआन जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ युआन ट्रांजैक्शंस, के अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अर्जेंटीना के साथ जितना भी डील्स हो रही हैं अब वो करेंसी रिप्लेस हो रही है, और अब क्या हो रहा है कि युआन की जो ट्रांजैक्शंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, और सिर्फ अर्जेंटीना के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी जो है वो बढ़ रही हैं। इंप्लीकेशन एंड चैलेंजेस की बात करते हैं कि इसके असरात क्या हैं, पॉसिबल जो है वो असरात अगर हम देख सकते हैं तो उसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ डॉलर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड, के सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज का है, वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, ठीक है, यानी जो अभी तरक्की कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं, देखिए वहां पे तो भूख है, ठीक है, वहां पे उनके पास खाने को बेचारों को कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बुरे हालात हैं उनके। तो इस वजह से ये जो मुल्क हैं ये क्या कर रहे हैं, इनके पास तो डॉलर्स है ही नहीं वैसे ही, क्योंकि इनका तो बाहर भेजने के लिए कुछ है ही नहीं। जब आप बाहर कुछ बेचते हैं तो तब आपके पास वापसी पे जो है वो डॉलर आते हैं, लेकिन आप जब कुछ बाहर बेचेंगे ही नहीं और सिर्फ बाहर से लेंगे क्योंकि आपके मुल्क के अंदर है ही कुछ नहीं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, फिर डॉलर तो आपके पास नहीं होंगे, तो ऐसे में जो है फिर ये थर्ड वर्ल्ड आगे आएगी सामने। इंपैक्ट ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स अल्टरनेट करेंसीज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉलर कंट्रीज, के ये जो स्मॉलर कंट्रीज हैं अब ये जो है क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट को देख रहे हैं। तो इससे अगर हम इंप्लीकेशंस देखते हैं तो इंप्लीकेशंस क्या होंगी, कि इसके असरात क्या होंगे, कि डॉलर बहुत तेजी से नीचे जाएगा और अल्टरनेट करेंसी या युआन जो है, क्योंकि चाइना ट्रेडिंग पार्टनर है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, तो अल्टीमेटली वो आगे जाएगा। और चाइना आपको पता है कि उसकी बहुत बड़ी जो है वो पॉलिसी है अफ्रीका के लिए खास करके, कि इस टाइम पे अफ्रीका में, इससे पहले आप देख लें कि शायद हमें उस तरह से किसी भी मुल्क का प्रेशर देखने को नहीं मिला कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो पीछे हैं, ये है वो है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन जो अफ्रीका में चाइना की जो पॉलिसी है वो अभी पंजे गाड़ता जा रहा है अफ्रीका के अंदर, और उसकी कोशिश है कि अफ्रीका जितना भी है, ये थोड़े थोड़े जो कंट्रीज हैं, ग्रोइंग कंट्रीज, आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ ट्रेड करके वो इस पूरे अफ्रीका को जो है अपने कब्जे में ले, तो वहां पे भी जो है इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाए ताकि वो इसकी डोमिनेंस के अंदर आए और इसकी हेजेमनी जो है वो आगे बढ़े। अब मजीद इंप्लीकेशंस जो है, ये असरात तो वो तो मैं एट द एंड डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे एक रिपोर्ट जो है शेयर कर दूं। जेपी मॉर्गन का जो एनालिसिस है कि करेंसी कैसे ऊपर जाती है नीचे आती है, इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं जो आपकी हेल्प करेगा इसको समझने में, तो जो जेपी मॉर्गन आपको पता है बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, तो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई जो डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर है, ये हकीकत है कि वो अब नीचे जा रही है और पार्शियल डी डॉलराइजेशन हो रही है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन नहीं हो रही बल्कि पार्शियल डी डॉलराइजेशन हो रही है, कि कुछ हिस्सा जो है वो हो रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा नीचे जा रहा है, कि कुछ मुल्कों ने दुनिया के जो है वो अडॉप्ट कर लिया अगर किसी और करेंसी को, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि डॉलर ही नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है, पैनिक क्रिएट ना करें, ये कहना चाह रहे हैं।
ठीक है, कि भाई पार्शियल हो रही है। ये कहते हैं इवन चाइनाज इकोनॉमी सरपासेस द यूएस, अगर चाइना की जो इकोनॉमी है वो अगर यूएस से आगे भी चली जाए तो अनलाइकली टू सिग्निफाई इंपैक्ट्स ऑफ हेजेमनी ऑफ द यूएस डॉलर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन द ग्लोबल रिजर्व करेंसीज, कि फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूएस डॉलर को जो है रिप्लेस कर दे, ऐसा भाई नहीं है। अगर जो है आप चाइना आगे भी चला जाए, सरपास भी कर ले, तो फिर भी जो यूएस डॉलर की हेजेमनी है वो बरकरार रहेगी, ये बताना चाह रहे हैं। यानी इन्होंने डॉलर के हक में कुछ बातें कही हैं एक्चुअली में। फिर ये कहते हैं जो प्रोसेस है शिफ्ट होने का किसी भी करेंसी का दूसरी करेंसी के अंदर, वो ग्रेजुअल है, वो रैपिडली नहीं है। यानी वो एकदम से आप ये कह रहे हैं कि भाई डॉलर चला गया और ये बस युआन आ गई, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता का प्रोसेस है और ये ग्रेजुअली होगा और ये लॉन्ग पीरियड है, ये एक लंबा टाइम लेगा। और उसमें वो एग्जांपल देते हैं ब्रिटिश पौंड जो है, जैसे 1950s के अंदर या वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले क्या है, ब्रिटिश पौंड की दुनिया में जो है वो इजारादारी थी क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट हो गई यूएस डॉलर की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश को जो नुकसान हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जैसे इमर्ज हुआ, सामने आया, तो यूएस डॉलर में गई। लेकिन ये स्लो प्रोसेस था, इनका ये मानना है। तो अब भी जो प्रोसेस होगा युआन का जो पोटेंशियल है, अब भी ये प्रोसेस स्लो ही होगा, करेंसी चेंज होगी तो ये स्लो प्रोसेस है, एकदम से चेंज नहीं होगा, इससे सालों लगेंगे। तो कह रहे हैं कि युआन का जो पोटेंशियल है इसमें कोई शक नहीं कि वो है, लेकिन वो ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जो चाइना का कैपिटल कंट्रोल है वो कम है। यानी चाइना के पास तो अपने पैसे तो है नहीं, वो जितने पैसे वो लगाता जा रहा है, ठीक है, वो कर्ज लेके बैंकों से वो लगा रहा है, इसलिए अभी शायद वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि इसको करेंसी के तौर पर अडॉप्ट किया जाए। एक तो वो ये साथ में दे रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन जो है वो तब होगी जब दुनिया के मुल्कों का जो फेथ है, जो यकीन है, वो डॉलर से उठ जाएगा। जबकि ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, दुनिया अभी भी, अमेरिका भी यकीन रखती है कि वो वाहिद सुपर पावर है, ये है वो है। तो इसलिए जो है यूएस डॉलर के पीछे जो है फेथ मौजूद है और क्रेडिबिलिटी मौजूद है। तो अगर युआन जो है करेंसी के तौर पे आएगी, ये कहना चाहते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं, ये कौन तय करेगा? तो ये उन्होंने ये बात कही है। मजीद अगर देखते हैं तो जेपी मॉर्गन क्या नोट्स देते हैं जी, वो कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड डी डॉलराइजेशन इज पॉसिबल विद फैक्टर्स सच एज एक्सचेंज रेट्स, और अगर ये असर कहीं हो सकता है डॉलर का तो एक्सचेंज रेट पे हो सकता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इस प्रोसेस को सारे के सारे को। यानी एक्सचेंज रेट की कहानी है सारी, इस वजह से लोग जो है वो जा रहे हैं युआन की तरफ। ऐसा नहीं है कि वो डॉलर को छोड़ देंगे एक्चुअली में, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि जो युआन है वो चाइनीज करेंसी को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस जो है वो उसमें बहुत ज्यादा आगे है अमेरिका से, इसलिए युआन फिलहाल डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी युआन तब डॉलर को रिप्लेस करेगा जब अमेरिका जो है वो तरक्की उसकी खत्म होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। लेकिन वो तो नीचे तो नहीं जा रहा, वो तो अभी मौजूद है उसी तरह, क्योंकि हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, डेमोग्राफिक्स में, ज्योग्राफी में, हर चीज में आगे है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। यानी ये डॉलर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। और वो कंट्रीज जो आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह लें कि जो शिफ्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जी? जो युआन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनको इंपावर करने की कोशिश की, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप ये ना सोचें कि आप भी जो है डॉलर खत्म हो जाएगा तो आप इसके रिजल्ट खत्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसा नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आप अभी चिल में रहें। फिर जो एक एक्सपर्ट है स्टीफन जेन जो है, ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं जी? इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया, कहते हैं ट्राइपोलर करेंसीज आने लगी हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो 3 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम होने लगी है। इनका ये कहना है, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं 3 करेंसीज जो है फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगी। यूएस डॉलर की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी अमेरिका की करेंसी भी होगी क्योंकि अमेरिका पावरफुल है, नीचे तो वो जा नहीं रहा। दूसरी करेंसी होगी यूरो की, जो यूरोप के अंदर होगी, जो अभी भी चल रही है, तो यूरोप के ब्लॉक को ये हैंडल करेगी। और तीसरी युआन की करेंसी होगी, जो इस ईस्ट की साइड पे, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जहां पे बीआरआई भी मौजूद है, तो यहां पे जो है वो चाइना की करेंसी होगी। तो ये 3 करेंसीज होंगी। ये जो बात है ये पॉसिबली ज्यादा जो है वो मैच करती है कि शायद ऐसा ही हो कि अमेरिका अगर नीचे नहीं जा रहा तो अल्टीमेटली डॉलर भी एकदम से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यूरोप जो है अब उसके पास ये चॉइस है कि या तो वो डॉलर में ट्रेड करे या युआन में, तो वो कोशिश करेगा ना अमेरिका को खफा करे ना चाइना को खफा करे, तो वो यहां पे बैलेंस बनाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए वो अपनी करेंसी को यहां पे प्रमोट करेगा। और चाइना की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को टक्कर दे सके, तो रीजनल कंट्रीज जो कमजोर मालिक हैं, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ वो एग्रीमेंट्स करेगा अपनी लोकल करेंसी के अंदर। तो ऐसे में ये भी इमर्ज करेगी। तो पाकिस्तान फिलहाल जो है वो युआन की करेंसी का ही ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है।
अब अगर यहां पे हम देखते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन डी डॉलराइजेशन के, एक्सपर्ट्स जो है वो क्या कहते हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन क्यों होगी और कैसे वो फास्ट होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए जैसे जेपी मॉर्गन जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये आहिस्ता नहीं होगा, ये ताज बरतानिया वाला हिसाब किताब नहीं होगा कि जो ब्रिटिश इंपायर थी वहां से अमेरिकन को जो शिफ्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन अब ये तेज होगा। और तेज होने की वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत खराब है। जो लास्ट पेरिस समिट हुआ आपने देखा, उसके अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि भाई जो डेट है, जो कर्जा है, उसके बोझ तले दुनिया दब चुकी है, और खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं 77 डेवलपिंग कंट्रीज, उनका ये समिट था। तो उनका भाई ये देखिए दुनिया कर्जे के अंदर जकड़ चुकी है, क्लाइमेट चेंज है, तो अगर आप किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये एक मैसेज इंडिकेटर है युआन के लिए कि भाई इसका मतलब ये है कि अब पेरिस समिट फेल हो गया। फिलहाल उन्होंने कहा कि 100 बिलियन का जो फंड है वो हर साल दिया जाए। अब वो देते हैं कि नहीं देते, लेकिन अगर वो अपने से ही पैसा लगाते हैं क्लाइमेट चेंज पे हर मुल्क, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि वो डॉलर जो है उसको छोड़ें। इसलिए भी, और जैसे क्लाइमेट चेंज जितनी फास्ट है, आप देख रहे हैं कितनी फास्ट है, पाकिस्तान के हिसाब से देख लें। फिर आईएमएफ रोल्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कि वहां पे जो है उनका कर्ज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना कर्ज के ऊपर उनकी जो बना हुआ है, सूद बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा है, यानी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की एग्जांपल सबसे पहले है, तो इसलिए जो रोल है आईएमएफ का वो बहुत नेगेटिव है, इसलिए जो है ये फास्ट जो है चेंज होगा। थर्ड, बार्टर ट्रेड आ रही है कि अब इन करेंसीज के पास अगर करेंसी युआन यूज नहीं भी करते तो फिर भी ये डॉलर भी यूज नहीं करेंगे, ये बार्टर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे रीजनल कंट्रीज के साथ, हर मुल्क, जैसे पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ और ईरान के साथ कर रहा है ऑलरेडी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भी यूएस चाइना राइवलरी है, इसलिए भी चाइना जो है पूरा जोर लगा रहा है, जबकि वहां पे जो है वो जोर नहीं लगाया था अमेरिका ने पूरा इस तरह से, वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुआ ना, क्योंकि देखिए एक साइड पे यूके था, बर्तानिया था, और दूसरी साइड पे अमेरिका था, दोनों की फ्रेंडशिप ही थी। तो यहां पे तो दोनों की दुश्मनी है, तो फ्रेंडशिप में अगर उन्होंने इतनी जल्दी जो है वो रिप्लेस किया है, तो दुश्मनी में तो फिर और ज्यादा जल्दी रिप्लेस होगा ये, ठीक है। अच्छा, चाइना ग्रैंड स्ट्रेटेजी 4029 की है, तो चाइना तो ये चाहता है कि 2049 तक दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी है उसके कंट्रोल में हो, इसीलिए वो बीआरआई बना रहा है, उसके थ्रू प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो चाहेगा कि जहां जहां बीआरआई जा रहा है उन तमाम कंट्रीज को डॉलर को रिप्लेस करके युआन आगे लेके जाएं, क्योंकि कर्ज दे रहा है। दूसरा, जो चाइना की जो साउथ पॉलिसी है ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको अलग से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर सिंपली आपको बता दूं कि देखिए दुनिया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, आईआर के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। नॉर्थ में सारे पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे आप यहां से स्टार्ट करें, यहां अमेरिका देखिए, यहां बीच पे यूरोप देखिए, चाइना देखिए, रशिया देखिए, ये सारे पावरफुल कंट्रीज हैं। लेकिन साउथ में अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, अच्छा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जहां पे जो है वो अक्सर गरीबी है। इसी तरह से आप अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की या साउथ एशिया की, तो ये वो कंट्रीज हैं जो साउथ में है लेकिन ये गरीब हैं, ठीक है। तो इनको चाइना क्या कर रहा है, एज ए होल इंसेंटिव्स देके और इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो है अमेरिका की मोनोपोली उस वर्ल्ड के ऊपर है जो लीड कर रही है, लेकिन चाइना की उस वर्ल्ड के ऊपर है जो लीड करने जा रही है या इन फ्यूचर लीड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इससे भी होगा तो ये सारे कंट्रीज जो है वो डॉलर को अडॉप्ट करेंगे। फिर जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, या आप इसको कुछ लोग जो वेस्टर्न्स हैं उसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, के चाइना कर्ज देके दुनिया को अपने मजबूर कर रहा है, उनको अपने घुटनों पे ला रहा है, को चाइना को माने ही माने। लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो इससे फायदा उठा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, वो कहते हैं ये विन विन गेम है चाइना की, कि अगर युआन में पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है तो पाकिस्तान का भी फायदा, उसका भी फायदा। सी पैक अगर पाकिस्तान जो है यहां पे काम कर रहा है, चाइना कर्जे दे रहा है उसके, तो चाइना को भी फायदा, हमारा भी फायदा, दोनों का फायदा है। तो पॉजिटिव सेंस में विन विन है और नेगेटिव सेंस में ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये बातें ऐसी हैं कि जो बहुत तेजी से डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगी इस करेंसी को। अगर पॉसिबल इंप्लीकेशंस हम देखें क्या हो सकते हैं, एंड ऑफ यूएस डोमिनेंस जो है दुनिया में, जो उसका सॉफ्ट एक इमेज बना हुआ था कि वो जो कहता था दुनिया मान जाती थी, अब ऐसा नहीं होने लगा, ठीक है। अब उनके पास ऑप्शन आ चुकी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स, बैलेंस ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट्स हुआ करेंगे। अब ये नहीं है कि जो पावरफुल कंट्रीज है, नॉर्थ कंट्रीज रूल करेंगे और साउथ के नीचे ही लगे रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगा। न्यू ब्लॉक इमर्ज होंगे, 3 ब्लॉक बनते हैं या 2 ब्लॉक बनते हैं, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। बाइपोलर वर्ल्ड आएगी, या बाइपोलर से भी ज्यादा अब जैसे कहा जा रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो आएगी। जैसे एक साइड पे अमेरिका आप देख लें, दूसरी साइड पे इंडिया देख लें, फिर चाइना देख लें, फिर इसी साइड पे ब्राजील भी सामने आ रही है सुपर पावर के तौर पे। अगर यूरोप के अंदर आप देखें तो जर्मनी है, फ्रांस है, ये कंट्रीज से सामने इमर्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रही है। तो अब वो जो एक कंट्री की हेजेमनी है वो खत्म हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसका फायदा ये होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान जैसे, उनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जब ये डॉलर से अपनी जान छुड़ाएंगे।
ग्लोबल साउथ कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ डोमिनेंस, के साउथ जो है नॉर्थ की डोमिनेंस से जान छुड़ाएगा अपनी, और स्लेवरी जो गुलामी है उससे खास करके इसकी जान छूटेगी। वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड इक्वालिटी, अगर ये पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं हम, तो फिर क्योंकि जब बराबरी होगी या मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी तो किसी की इजारादारी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज होंगी, तो इसमें क्या होगा, इक्वालिटी इमर्ज करेगी, हर मुल्क की वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकेगा, जैसे अब हो रहा है वैसा नहीं होगा। वर्ल्ड विल एंगेज विद मोर डर्टी पॉलिटिक्स, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है कि इससे क्या होगा कि ये सारे मुल्क जो हैं, हर मुल्क, जैसे अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, ठीक है, अब माने ना माने लेकिन एक हकीकत हमें देखने को मिल रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि डर्टी पॉलिटिक्स मजीद बढ़ेगी, कि हर मुल्क अपनी आप को सिक्योर करने के लिए या कोशिश करेगा, जैसे चाइना भी डर्टी गेम कर रहा है, अल्टीमेटली वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के मुल्कों को अमेरिका के खिलाफ करे और अपने साथ लगाए, रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो एक डर्टी पॉलिटिक्स में दुनिया जो है वो घुसती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये मजीद क्या करेगी, ब्लॉक राइवलरी पैदा करेगी, वॉर्स जो है वो पैदा करेगी रियलिस्ट और आइडलिस्ट के बीच में, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज का तो फर्क है। रियलिस्ट कहते हैं भाई ताकत सब कुछ है, और आइडलिस्ट क्या कहते हैं भाई कि भाई सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो ट्रेड है, मैशत है, तरक्की है, तो इसलिए वहां पे वॉर्स नहीं होनी चाहिए। तो इनकी आइडियोलॉजीज की वॉर तो है, लेकिन अब ये वॉर हमें देखने को भी शायद आगे मिले। और डिफेंस एग्रीमेंट्स जो है इंडिया और यूएस जैसे अभी कर रहे हैं चाइना को इनकाउंटर करने के लिए, तो ये डर्टी पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है, और ये इस चीज का भी इंदिया है कि ये हथियार जो बना रहे हैं, जंगे तो होंगी एट द एंड, तो ये चीजें शायद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में लेके जा रही हैं। क्योंकि देखिए जब एक ही बंदा हेड है तो ये एक अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि देखिए फिर कोई लड़ेगा ही नहीं ना, जब पावरफुल वो है तो कोई कैसे लड़ेगा, लेकिन जब बहुत से पावरफुल हो जाएंगे तो वो अपनी पावर को मनवाने के लिए आपस में लड़ेंगे। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंस लैंडस्केप है वो तेज से चेंज हो रहा है, और वो ये बता रहा है कि शिफ्ट हो रही है अल्टरनेट करेंसीज की तरफ, जिसमें युआन जो है वो पहले नंबर पे है, यानी चाइना दुनिया को लीड करने जा रहा है, शायद हम ये कह सकते हैं। अब ये कितना रैपिडली होगा, कितना फास्ट होगा, ये देखेंगे। युआन क्या रिप्लेस कर पाता है, और मेजर ट्रांजैक्शंस दुनिया की जो अगर युआन के अंदर होती हैं तो इससे फिर जो है वो कैसे जो है अमेरिका डील करेगा, और किस तरह से ये राइवलरी जो है ये आगे बढ़ेगी। क्या आप देखिए दिन ब दिन अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी वो बढ़ती जा रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगी, और किस तरह दुनिया जो है ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होगी। तो देखते हैं कि इसके मजीद क्या असरात हमें देखने को मिलेंगे, और इसको यहां पे क्लोज करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।